क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इसके अकाउंट्स बनाऊंगा, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करूंगा। तो 21 क्वेश्चन में अचल और विचल पार्टनर हैं, 3:5 में पार्टनर हैं वो। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। नीचे लिखा हुआ है कि फर्म डिसॉल्व हो गई 1 अप्रैल 20 को। एसेट लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। जैसे जैसे सेटल हुई हैं वो नीचे गिवन है, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। और लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन के लिए एंट्रीज करनी है, लेकिन हम पहले अकाउंट बनाएंगे। रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं अकाउंट्स के थ्रू आपको पहले समझाऊंगा, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, और बाद में फिर मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा। ठीक है, तो अकाउंट्स आप चाहो तो वर्किंग नोट में बना लो, क्योंकि अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो मिसिंग फिगर्स हैं वो अकाउंट से निकलेंगी तभी तो एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट, वो हम लोग बना लेते हैं। ये जगह रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है ये। सबसे पहले डेबिट में एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख है, मशीनरी 3 लाख है। ये बैलेंस शीट से मैं वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एसेट्स की वैल्यू रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसके बाद डेटर्स हैं 2,22,000, 2.22 लाख। इसके बाद कैश एट बैंक है, वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कोई बेचना नहीं है। बैंक अकाउंट तो लास्ट में बनता है ना और मैच होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा बैंक। ठीक है, डेटर्स पे भी एक पॉइंट बता देता हूँ। मान लीजिए डेटर है और लेस प्रोविज़न करके दे रखा है, डेटर्स लेस प्रोविज़न। तो डेटर की ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफ़र होगी और प्रोविज़न जो है दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, बाय वाली साइड पर। अभी आएगा आगे क्वेश्चन में, तब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो डेटर की ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफ़र होती है और प्रोविज़न अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो जिस क्वेश्चन में आएगी तब करेंगे। फिलहाल लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग 1,79,000। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 21,000 का, ईपीएफ, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने के बाद अब जो रियलाइज़ हुआ एसेट से वो इधर, और जो लायबिलिटी पे हुई वो इधर। तो पढ़ लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैंक, और अंदर लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000 रियलाइज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग से। इसके बाद डेटर रियलाइज्ड 2,25,000 विद इंटरेस्ट। तो भाई डेटर से ज़्यादा मिल गया, अच्छी बात है। कितना मिला है? 2,25,000 जो भी रियलाइज हुआ। 1,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ये भी रिकवर हुआ है, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये भी 1,000 रुपीज़ के रिकवर हुए हैं, तो ये भी हमने प्लस कर दिए। ठीक है, इधर डाल दिए बैंक में। इसके बाद जो है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, जो कि 25,000 में सोल्ड हो गई है। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, देखिए जो बैलेंस शीट में थे वो तो आपने ट्रांसफर कर ही दिए हैं, लेकिन कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसको बेच के मिल रहा है, तो उसका सिर्फ रियलाइजेशन दिखाएंगे, ट्रांसफर तो कर नहीं सकते। ट्रांसफर तो सिर्फ बैलेंस शीट की चीज़ें करते हैं, बट रियलाइज तो हुई है ना, तो बैंक में यहाँ दिखा दिया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कोई भी एसेट रियलाइज करेगी तो वो दिखाएंगे हम लोग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। विचल टू कवर मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश। मशीनरी विचल ले गया, बट उसी कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैश में ले गया, फॉर कैश, तो यहीं बैंक में ही दिखाएंगे। कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि विचल ले गया। जब पेमेंट दे रहा है तो फिर हमें क्या मतलब है कि पार्टनर ले जा रहा है या कोई आउटसाइडर ले जा रहा है, हमें तो पेमेंट मिल रही है ना। हाँ, अगर ये नहीं लिखा होता फॉर कैश तो बैंक में नहीं डालते, फिर विचल कैपिटल अकाउंट के नाम से डालते जो पार्टनर ले जा रहा है। बट यहाँ पर तो पार्टनर पेमेंट करके ले जा रहा है, तो यहाँ पे पार्टनर के नाम से नहीं डालेंगे। जब पेमेंट करके ले जा रहा है तो बैंक में ही डालेंगे। ठीक है, मशीनरी से इतना रियलाइज हो गया भाई। ठीक है भाई, तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर सभी हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन फुल। आधे क्रेडिटर को हमने 4,000 लेस दिए और बाकी क्रेडिटर को फुल दिया। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो ज़्यादा दिमाग मारेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, और कुछ बच्चे होंगे समझदार जो कि क्रेडिटर्स 1,75,000 कर देंगे।
आधे को 4,000 कम दिए और बाकी को पूरे दिए, यानी टोटल में से 4,000 तो कम करना है। 1,79,000 में से 4 गया तो 175 पे हुआ है। अब कुछ बच्चे पहले हाफ करेंगे, हाफ से 4 कम करेंगे, फिर बाकी हाफ करेंगे। ठीक है, तो ये है भाई आपका। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को जो है, हाँ बोलिए। वो कह रहा है कि हाफ क्रेडिटर को हमने 4,000 कम दिए और बाकी क्रेडिटर को पूरे दिए, तो कुल मिला के 4,000 तो कम हुआ। देखो अगर आप इसको वैसे भी करोगे तो 1,79,000 डिवाइड बाई 2, 89,500 आ रहा है। इसमें से हाफ इसको आपने 4,000 कम दिए, यानी कि इसको दिए 85,500 और बाकी आपको पूरे दिए 89, तो टोटल तो वही आ गया ना। समझ में आई बात? 1,79,000 टोटल क्रेडिटर हैं, इसमें से हाफ हो गए 89,500, उसको आपने 4,000 कम दिए, यानी आपने दिए 85,500 और बाकी 89,500 को आपने पूरे दिए, यानी कुल मिला के तो 175 ही पे हुआ ना। तो इतना लंबा चौड़ा करना ही क्यों है? टोटल में से 4,000 कम कर दो, हाफ को 4,000 कम दिए, बाकी को फुल दिए, यानी टोटल में से 4,000 तो कम हुए। नहीं समझ में आया? चलिए, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो जिस लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा होता उसको फुल पे करते हैं, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा पे हुआ 21। तो अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो फुल पेमेंट है, बट अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि उससे हमें कुछ भी नहीं मिला। किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम करेंगे कि फुल पे हुआ है। तो ये पेमेंट्स हो गई हमारी। ठीक है भाई, अब मेन कॉलम में देख लेते हैं कितना कितना आता है। तो इधर तो ये आ गया 196 टोटल पेमेंट जो क्रेडिटर और ईपीएफ को करी है, और इधर जो एसेट्स को बेच के मिला है वो मिला है 4,30,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,000 प्लस 25,000 प्लस 2,80,000, ये हो गया 9,61,000 टोटल। चलिए भाई क्लोज कर लेते हैं, कौन सी साइड बड़ी है देख लेते हैं। तो इसमें तो मुझे लग रहा है क्रेडिट ही बड़ी है, 961 प्लस 1,79,000 प्लस 21,000, ये हो गया 11,61,000। 11,61,000 यही टोटल यहाँ लिखिए, और क्योंकि क्रेडिट बड़ी है तो हमारा बचेगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना बचेगा देखिए, -4,00,000 -3,00,000 -2,22,000 -1,96,000, 43,000 का हमारा बच रहा है रियलाइजेशन प्रॉफिट्स। 43,000 है जो कि हमने किसको देना है, पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में बांटना है। तो पार्टनर्स का नाम है अचल एंड विचल, तो ए और बी लिख रहा हूं मैं। ओल्ड पीएसआर थी हमारी 3:5, तो 43,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया 16,125, और दूसरे का आ गया 26,875। ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3/5, ओल्ड पीएसआर 3:5। तो इस तरीके से ये हमारा रिलायजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर डाउट पूछूंगा आपसे। इसके बाद जो है अब हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनेगा बैंक अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। ओके ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मिनट, अचल विचल, तो एक मिनट रुको भाई।